back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 14 है. शुरुआत करते हैं एक सवाल से. अगर इंडिया इतना बड़ा कंट्री है विथ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज हैं, कल्चर हैं और रिलीजियस आइडेंटिटी है, तो क्या दिल्ली से बैठकर हर छोटे बड़े डिसीजन लिए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना. इसी चैलेंजेस का ना सॉल्यूशन है फेडरल सिस्टम, जहाँ पावर जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिवाइड की गई है. तो आज हम समझेंगे कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरेशन का ओरिजिन क्या है, फेडरेशन कैसे बनता है और फेडरल और यूनिटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है और इंडिया को क्वाज़ी फेडरल क्यों कहा जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं. मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. तो फेडरल गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होती है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ना सेंटर अपनी पावर स्टेट से लेता है और ना ही स्टेट सेंटर से. दोनों अपनी पावर डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करते हैं. एग्जाम्पल जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल और क्लास टीचर दोनों एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके होते हैं, है ना. प्रिंसिपल पूरे स्कूल को मैनेज करता है, टीचर्स जो होते हैं वो अपनी क्लास को मैनेज करते हैं. तो दोनों एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं होते, अपने अपने एरिया में सब जो है काम कर रहे होते हैं. वैसे ही सेंटर और स्टेट भी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्फेयर में काम करते हैं. यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करें तो अब ना इसका ऑपोजिट समझिए. यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. लोकल या रीजनल अथॉरिटीज़ जो है ना सेंटर के अंडर जो है काम करती हैं और उनकी पावर भी सेंटर ही डिसाइड करता है. एग्जांपल जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का ट्रेडिशनली यूनाइटेड किंगडम को एक यूनिटरी स्टेट माना जाता था. इसके ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन ऑफ द टर्म फेडरेशन. सो फेडरेशन जो वर्ड है ना वो लेटिन के एक फ्यूडस से आया है. फ्यूडस का मतलब होता है ट्रीटी या अग्रीमेंट, यानी कई पॉलिटिकल यूनिट्स मिलकर एक अग्रीमेंट के थ्रू एक फेडरेशन बनाते हैं. ठीक है. वर्ल्ड का सबसे पुराना मॉडर्न फेडरेशन जनरली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 1787 उसका कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है. फॉर्मेशन ऑफ फेडरेशन की बात कर लेते हैं. तो फेडरेशन ना मेनली दो तरीके से बनती है. एक होता है इंटीग्रेशन यानी कमिंग टुगेदर. इसमें पहले इंडिपेंडेंट स्टेट होती है, बाद में वो मिलकर एक फेडरेशन बना लेती है. एग्जांपल जैसे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, है ना. जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे अलग अलग स्टार्टअप मिलकर एक कंपनी बना दे, है ना, तो सबकी आइडेंटिटी भी रहे और एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन भी बन जाए. दूसरा है डिसइंटीग्रेशन यानी होल्डिंग टुगेदर या फिर ब्रेकिंग अपार्ट. कभी एक बड़ा कंट्री टूटकर नए कंट्रीज़ बन जाते हैं. एग्जांपल जैसे फॉर्मर यूएसएसआर था, फॉर्मर यूगोस्लाविया था, और भी बहुत सारे थे. लेकिन ध्यान रखिए कि इंडिया इन दोनों क्लासिकल कैटेगरीज़ में परफेक्टली फिट नहीं होता. इंडिया का फेडरेशन हिस्टोरिकल इवोल्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का यूनिक कॉम्बिनेशन है और इसीलिए इंडिया को होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन भी कहा जाता है. ठीक है. अब बात कर लेते हैं कि फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम के बीच में. तो दोनों का ना एक कंपैरिजन देखते हैं, दोनों फेडरल एंड यूनिटरी के बेसिस पे. सोर्स ऑफ पावर की बात करें तो फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन से पावर लेते हैं. यूनिटरी सिस्टम में सारी पावर जो है सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती है. ठीक है. फिर उसके बाद डिवीज़न ऑफ पावर के बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन देखें तो फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइडेड होती है और यूनिटरी सिस्टम में पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है. ठीक है. उसके बाद जो है ना अगर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करें इनके, ठीक है, तो फेडरल सिस्टम में दो लेवल्स होते हैं, एक सेंटर और एक स्टेट, है ना. यूनिटरी सिस्टम में प्राइमरली एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. सुप्रीमेसी की बात करें तो फेडरल सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है और यूनिटरी सिस्टम में जनरली पार्लियामेंट या सेंट्रल अथॉरिटी सुप्रीम होती है. जुडिशरी की बात करें तो फेडरल कंट्रीज़ में इंडिपेंडेंट जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है. ठीक है. इसके अमेंडमेंट्स की बात करें, इसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएशन, तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है.
स्पेशली मेजॉरिटी से होता है, स्पेशल मेजॉरिटी से, और कई केसेस में ना स्टेट की रैटिफिकेशन भी चाहिए होती है। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन जनरली ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। सक्सेशन की बात करें तो फेडरल सिस्टम में ना स्टेट को नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर राइट टू ससीड नहीं होता, कि आपके पास ये नहीं कि आप जब मर्जी निकल लो, है ना। इंडिया में भी जो है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लीगली यूनियन से अलग नहीं हो सकता। एग्जाम्पल जैसे फेडरल कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया भी है, बट ऑब्वियसली इंडिया इज़ नॉट कम्प्लीटली फेडरल, ना ही कम्प्लीटली यूनिटरी, कोजी फेडरल है ना। सो ये है यूएसए है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी। यूनिटरी का अगर बात करें तो यूके हो गया, फ्रांस, जापान, चाइना, ये सब। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट की। सो इसमें होता है डुअल गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर होता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम होता है, और कई फेडरेशन में बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी होती है। सो यूनिटरी गवर्नमेंट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सो यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है, और लोकल बॉडी सेंटर के कंट्रोल में होता है ना। अब ना हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि डुअल पॉलिटी के बारे में। यस, सो डुअल पॉलिटी क्या होता है, सबसे पहला फीचर है, ठीक है, फेडरल सिस्टम का सबसे पहला फीचर डुअल पॉलिटी। इंडिया में 2 लेवल की गवर्नमेंट है, एक यूनियन गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है ना। दोनों अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन स्फेयर में काम करती है। ये जो है नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट सेंटर की एम्प्लॉय है या सेंटर जो है सबऑर्डिनेट, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करती है। एग्जाम्पल जैसे एक यूनिवर्सिटी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, वाइस चांसलर पूरी यूनिवर्सिटी देखते हैं, जबकि डिपार्टमेंट अपना जो है एकेडमिक वर्क इंडिपेंडेंटली हैंडल करते हैं। वैसे ही सेंटर और स्टेट के अपने अपने फंक्शंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंस की बात करें तो इस फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे जो है ना बेस आर्टिकल 1 245 से 255 और कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा, है ना। हम आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वो आपको समझ आता जाएगा। दूसरा फीचर है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है ना, इसमें क्लियरली लिखा होता है कि सेंटर की पावर क्या है, स्टेट की पावर क्या है और दोनों के रिलेशंस कैसे होंगे। इसी क्लैरिटी की वजह से अननेसेसरी डिस्प्यूट कम होते हैं। और याद रखिए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे कह सकते हो कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्ट 5 यूनियन की बात करता है, पार्ट 6 जो है वो स्टेट की बात करता है, पार्ट 11 जो है वो यूनियन स्टेट रिलेशन की बात करता है। फिर थर्ड फीचर हो गया डिवीजन ऑफ पावर। सो फेडरल सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है डिवीजन ऑफ पावर। आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल के थ्रू ना लेजिस्लेटिव पावर डिवाइडेड की गई है। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, रेलवे, है ना। उसके बाद स्टेट लिस्ट आता है जिसमें जैसे कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर्स, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, ये सारे। कंकरेंट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ ना सेंटर और स्टेट दोनों जो है लॉ बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, है ना, क्रिमिनल लॉ, मैरिज, ये सारे। रेसिडुअरी पावर की बात करें तो जो सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट में नहीं है वो पार्लियामेंट के पास जाता है, और ये पावर आर्टिकल 248 और एंट्री नंबर 97 ऑफ यूनियन लिस्ट से मिलती है। अब एक एग्जांपल लो, जैसे आज ना डिजिटल करेंसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या साइबर सिक्योरिटी जैसे नई टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम पे थे नहीं, है ना। तो ऐसे नए सब्जेक्ट्स पर ना पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ फीचर है। फेडरल सिस्टम में सबसे ऊपर कौन है, ना पार्लियामेंट है ना स्टेट लेजिस्लेचर है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। सेंटर और स्टेट दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, है ना। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हुआ तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। एग्जाम्पल जैसे स्कूल का रूल बुक्स जो है सबसे ऊपर होता है, प्रिंसिपल और टीचर दोनों को उसी रूल बुक को फॉलो करना पड़ता है ना। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन सबके ऊपर है। फिफ्थ फीचर है इसका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का ना बहुत आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल 368 दिया है।
कुछ अमेंडमेंट के लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होता है, और कुछ अमेंडमेंट के लिए सिंपल मेजॉरिटी, और कुछ के लिए तो आपको जो है रैटिफिकेशन चाहिए होता है स्टेट के लिए से, है ना। तो इससे ना फेडरल बैलेंस प्रोटेक्ट होती है। 6th फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब मान लीजिए सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो जाए, डिसीजन कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। और इसलिए जो है इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन है और सेंटर स्टेट डिस्प्यूट भी डिसाइड करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस की बात करें तो आर्टिकल 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट की बात होती है, और 214 से 231 हाई कोर्ट की। और आर्टिकल 131 जो है सुप्रीम कोर्ट को सेंटर स्टेट डिस्प्यूट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है। 7th फीचर है इसका बाईकैमरलिज्म। इसका क्या मतलब है कि फेडरल सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है बाईकैमरलिज्म लेजिस्लेशन, यानी पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा ना रिप्रेजेंट करती है पीपल्स को और राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को, और इसी वजह से स्टेट्स की वॉइस ना नेशनल लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी सुनाई देती है। और ये फेडरल प्रिंसिपल का कह सकते हो कि ये ना फेडरल प्रिंसिपल को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं, और ठीक है 1 सेकेंड नाउ स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करते हैं। यूनिटरी फीचर में स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरल कंट्रीज़ में ना जनरली सेंटर और स्टेट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर को कंपैरेटिवली ज़्यादा पावर दी है। ठीक है, जैसे कि डिफेंस में, फॉरेन अफेयर्स, कंट्री, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, कम्युनिकेशन, इन सब में ये सब यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, और इसी वजह से नेशनल यूनिटी और सिक्योरिटी मेंटेन करना आसान होता है। और आर्टिकल 353 के अंडर ना नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर और भी एक्सपैंड हो जाती है। जैसे एग्जांपल लो कि अगर पूरे देश की डिफेंस पॉलिसी अलग अलग स्टेट बनाने लगे तो नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा ना, इसीलिए डिफेंस ना सिर्फ सेंटर के पास है। दूसरा है यूनिटरी फीचर में स्टेट नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी अब दूसरा फीचर है कि यूएसए में जैसे स्टेट को काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि नए स्टेट बनाओ, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हो, नाम बदल सकते हो। ये पावर आर्टिकल 2 और 3 में दी गई है। एग्जाम्पल जैसे तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2014 में, उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ 2000 में बना था। ये सब पार्लियामेंट के लॉज से बने, है ना। और याद रखिए कि स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सेसीड या यूनियन से अलग होने का कोई राइट नहीं है, और इसीलिए ना इंडिया को इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट भी कहा जाता है, कि स्टेट को तोड़ के नया स्टेट बना सकते हैं, बट यूनियन से अलग नहीं हो सकते। फिर है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा फीचर। इंडिया में पूरे देश के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, स्टेट भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, है ना। इससे पूरा देश जो है ना, पूरे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। जैसे एग्जांपल लो, यूएसए में हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है ना, लेकिन इंडिया में जनरली स्टेट्स का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। जनरली क्या होता ही नहीं है। एक बस केस था, जम्मू एंड कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, आर्टिकल 370 के दौरान था ना, लेकिन 2019 के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के बाद ना वो जो है हट चुका है। सो अब नेक्स्ट फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ना पूरी तरह से रिजिड है, ना पूरी तरह से ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। बहुत सारे प्रोविजन सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड हो सकते हैं, कुछ प्रोविजंस के लिए ना स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और कुछ फेडरल प्रोविजन के लिए स्टेट की रैटिफिकेशन ज़रूरी होती है। इसी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, हर अमेंडमेंट के लिए ना स्टेट की अप्रूवल ज़रूरी नहीं होती, सिर्फ फेडरल स्ट्रक्चर को, ऐसी कोई अमेंडमेंट जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा हो उसके लिए आपको स्टेट से रैटिफिकेशन चाहिए होता है। और वो भी ऐसा है कि बस ले लो राय, क्योंकि एंड में तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा कि वो जो है उनके जो भी आपने मांगा है स्टेट का रैटिफिकेशन, नहीं इसमें तो चाहिए। ओके, नाउ द नो इक्वालिटी ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेशन। सो राज्यसभा में हर स्टेट को इक्वल सीट्स नहीं मिली है ना। रिप्रेजेंटेशन जो है पॉपुलेशन के बेसिस पर है। वेट, इसमें मैं वापस से बता दूं कि हमारे 3 तरीके से होता है, इसकी बात कर रहे हैं। एक तो होता है सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट,
है ना, दूसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी, एंड तीसरा होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट की रैटिफिकेशन भी चाहिए होती है। इसमें कोई ऐसा कुछ चेंज नहीं है। ओके, हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन ना पॉपुलेशन के बेसिस पर है हमारे पार्लियामेंट में, है ना। राज्यसभा में हर स्टेट को इक्वल सीट नहीं मिली है, रिप्रेजेंटेशन जो है पॉपुलेशन के बेसिस पर है। इसीलिए जैसे कि यूपी के ना एमपी से ज़्यादा सीट हैं, जबकि गोवा या सिक्किम के एमपी का मतलब गोवा और सिक्किम के एमपी कम हैं, उत्तर प्रदेश के एमपी ज़्यादा हैं। तो ये जो है यूएसए से डिफरेंट है। यूएसए के सेनेट में हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इंडिया ने पॉपुलेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन अडॉप्ट किया है। सिक्स्थ फीचर है यूनिटरी का इमरजेंसी प्रोविज़न। ये इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिटरी फीचर माना जाता है। इमरजेंसी के टाइम पे ना सेंटर की पावर काफ़ी बढ़ जाती है। 3 कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 बात करता है, प्रेसिडेंशियल रूल आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। सो इमरजेंसी के दौरान ना कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी बेसिस पर ज़्यादा यूनिटरी नेचर में काम करता है। एग्जांपल, जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो तो पार्लियामेंट जो है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकती है, और इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है नेशनल यूनिटी को प्रायोरिटी देता है ना। एक ये है। हाँ, अब हम बात कर लेंगे कि सिंगल सिटीजनशिप के बारे में थोड़ी बात करते हैं। वेट, हाँ, सिंगल सिटीजनशिप। तो इंडिया में हर सिटीजन्स के पास ना सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होती है, किसी स्टेट की अलग सिटीजनशिप नहीं होती। एग्जांपल, अगर कोई मान के चलो उत्तर प्रदेश का रेसिडेंट है और बाद में वो कर्नाटका शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी सिटीजनशिप नहीं बदलती, है ना। वो पहले भी इंडियन सिटीजन्स थे और अब भी इंडियन सिटीजन्स ही हैं, है ना। यूएसए जैसे कुछ फेडरल कंट्रीज़ में ना नेशनल सिटीजन्स के साथ साथ स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है ना। लेकिन इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप अडॉप्ट की ताकि नेशनल यूनिटी और इक्वालिटी बनी रहे। ओके, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात करते हैं। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट और फिर उनके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी पूरा देश जो है ना, पूरे देश के लिए एक ही जुडिशियल सिस्टम है। एग्जाम्पल, अगर किसी हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील करनी हो तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। इसी वजह से ना पूरा कह सकते हो पूरे देश में लॉ की जो इंटरप्रिटेशन में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ओके, अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में। तो इंडिया में कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन है, इन्हीं कहते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, है ना। जैसे IAS, IPS, IFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बाद स्टेट कैडर में काम करते हैं, है ना, लेकिन उनका सर्विस स्ट्रक्चर ऑल इंडिया लेवल पर का होता है। एग्जाम्पल, एक IAS ऑफिसर तमिलनाडु कैडर में काम कर सकता है और बाद में वो कह सकते हो कि सेंट्रल डिप्यूटेशन पर भी जा सकता है, और इससे ना एडमिनिस्ट्रेशन में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड मेंटेन रहता है। ओके, फिर आता है इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। तो इंडिया में जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जिसको कैग कहते हैं। सेंटर और स्टेट दोनों की अकाउंट ऑडिट करते हैं वो, यानी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए पूरे देश में एक कॉमन ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। एग्जाम्पल, चाहे सेंट्रल मिनिस्टर हो या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक मनी का ऑडिट कैग के फ्रेमवर्क के अंदर ही होता है ना। इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होती है। फिर आता है पार्लियामेंट्री अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। तो नॉर्मली ना स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर काम मतलब लॉ बना सकती है, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन में पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट पर लॉ बना सकती है। ये कब होता है? आर्टिकल 249, जब राज्यसभा 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से डिक्लेयर करे कि नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी है। आर्टिकल 250, जब नेशनल इमरजेंसी के दौरान। आर्टिकल 252 जब 2 या 2 से अधिक स्टेट रिक्वेस्ट करे, है ना, तब। आर्टिकल 253 इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे एग्जांपल लो, अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी इम्प्लीमेंट करनी हो तो पार्लियामेंट आर्टिकल 253 के अंदर लॉ बना सकती है। फिर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। तो हर स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, है ना। गवर्नर स्टेट का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है,
लेकिन प्रेसिडेंट का नॉमिनी भी माना जाता है। गवर्नर कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व भी कर सकता है। इससे ना सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल कोऑर्डिनेशन बना रहता है ना। उसके बाद है इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। तो इंडिया में एक ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये कंडक्ट कराता है लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। इससे पूरे देश में ना इलेक्शन प्रोसेस यूनिफॉर्म रहता है। अब आता है वीटो ओवर द स्टेट विल। इसको समझते हैं। वैसे तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के चैप्टर आएंगे तब भी। गवर्नर किसी भी स्टेट बिल को ना प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट एसेंट दे सकते हैं, एसेंट को रोक सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, है ना। तो ये मैकेनिज़्म जो है वो इंश्योर करता है कि स्टेट लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो, है ना। अब जो है बात कर लेते हैं हम थोड़ा यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में, आर्टिकल 1 थोड़ा इसको इसके बारे में बात करते हैं। तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ध्यान दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं लिखा बल्कि यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है। क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों? 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न है। पहला कि इंडिया का यूनियन जो है यूनियन स्टेट के अग्रीमेंट से नहीं बना। जैसे यूएसए में इंडिपेंडेंट कॉलोनीज़ मिलकर फेडरेशन बनी थी, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने ही यूनियन क्रिएट किया। दूसरा कि स्टेट के पास ना सेसीड यानी अलग देश बनाने का कोई राइट नहीं है। एग्जाम्पल, कोई स्टेट ये नहीं कह सकता कि हम इंडिया से अलग हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन नहीं देता और इसीलिए इंडिया का यूनियन जो है इनडिस्ट्रक्टिबल माना जाता है। दूसरा है इंडियन मॉडल वर्सेस गांधीयन मॉडल। कैनेडियन मॉडल, ओके। सो अब कंपेयर करते हैं इंडिया और कनाडा को। इंडिया क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंटर है, रेसिडुअरी पावर यूनियन के पास है, पार्लियामेंट स्टेट की बाउंड्रीज ऑल्टर कर सकती है, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। कनाडा की बात करें तो कनाडा जो है, कनाडा भी एक फेडरल कंट्री है, लेकिन ना प्रोविंसेस की ऑटोनॉमी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ये याद रखिए कि जैसे लक्ष्मीकांत के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फ्लुएंस माना जाता है, स्पेशली स्ट्रॉन्ग सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में। हाउएवर, जबकि रेसिडुअरी पावर इन कनाडा ऑल्सो वेस्ट इन द फेडरल पार्लियामेंट नॉट द प्रोविंस। इसी वजह से ना इंडिया ने भी रेसिडुअरी पावर सेंटर को दी है। सिंपल एग्जाम ट्रिक ये है कि इंडिया का फेडरेशन सेंटर को कंपैरेटिवली ज़्यादा पावर देता है, ठीक है। ऑब्वियसली इमरजेंसी के टाइम पे देखो ना, सेंटर कंट्रोल में आ जाता है ना, वहाँ पे स्टेट का फिर कोई रोल ही नहीं रह जाता। फिर आता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका क्या मतलब है? तो इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब कि इंडिया कभी टूट नहीं सकता, लेकिन पार्लियामेंट स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकती है। आर्टिकल 2 और 3 के अंडर पार्लियामेंट जो है नए स्टेट बना सकती है, स्टेट डिवाइड कर सकती है, बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, नाम बदल सकती है। जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, ये सब पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू जो है इसको बनाया है और इसीलिए यूनियन परमानेंट है, लेकिन स्टेट की बाउंड्रीज परमानेंट नहीं है, ठीक है। क्वाजी फेडरल डिबेट के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कई स्कॉलर कहते हैं कि इंडिया जो है क्वाजी फेडरल है। क्वेश्चन है कि क्वाजी फेडरल का मतलब क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में कि ना कम्प्लीटली फेडरल होना और ना ही कम्प्लीटली यूनिटरी, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है फेडरल फीचर, दोनों का कॉम्बिनेशन होना। फेडरल फीचर भी है जैसे स्टेट डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ ही ना स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर भी है जैसे इमरजेंसी, सिंगल सिटीजनशिप, गवर्नर, ऑल इंडिया सर्विसेज, रेसिडुअरी पावर विद द सेंटर। तो इसी वजह से ना इंडिया को अक्सर क्वाजी फेडरल या कह सकते हो कि फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस कहा जाता है। कुछ स्कॉलर्स के व्यू देख लेते हैं। सो केसी वेयर, उन्होंने इंडिया को कहा क्वाजी फेडरल या फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। के सांथनम जो है ये कहते हैं फेडरेशन विथ अ टिल्ट टुवर्ड यूनिटी, यानी यूनिटी की तरफ ज़्यादा एम्फेसिस देना। पॉल एप्पलेबी जो है ये कहते हैं कि फेडरेशन इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। मॉरिस जोन्स क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि फेडरेशन इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन ऑपरेशन। आइवर जेनिंग क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अ फेडरल स्टेट विथ अ यूनिटरी बायस, है ना।
ग्रैनविल ऑस्टिन क्या कहते हैं कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म इसको मानते हैं। सो अब ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की भी व्यू पॉइंट को देख लेते हैं। सो उन्होंने ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा कि इंडिया ऑर्डिनरी सेंस में फेडरेशन नहीं है, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है और इस यूनियन को तोड़ने का अधिकार किसी स्टेट के पास नहीं है। उनका मानना था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर ही इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। सो कैनेडियन मॉडल क्या था? रेसिडुअरी पावर विद द प्रोविंसेस, मतलब कैनेडियन मॉडल क्या था कि अंडर द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन में रेसिडुअरी पावर वेस्ट इन द फेडरल पार्लियामेंट, सेंटर के पास नॉट द प्रोविंस, एंड इंडिया बोरोड दिस फीचर फ्रॉम कनाडा। ठीक है। और कनाडा हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट, है ना, दो प्रोविंस एंजॉय करता है सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी, इट इज़ इनकरेक्ट टू डिस्क्राइब द सेंटर सिंपली एज हैविंग लिमिटेड पावर। ओके। सो अब ना हम थोड़ी बात करेंगे एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका सिंपल मीनिंग है कि सेंटर और स्टेट एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, यानी कन्फ्रंटेशन नहीं, कोऑपरेशन। एग्जांपल सोचिए, अगर किसी स्टेट में फ्लड आ जाए तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी नहीं होती, सेंटर भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, एनडीआरएफ टीम भेजते हैं, आर्मी डिप्लॉय होती है और रिलीफ ऑपरेशन जॉइंटली चलते हैं। इसी को ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि नीति आयोग, जीएसटी काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इन सब के ऑब्जेक्टिव हैं कोऑर्डिनेशन, कंसल्टेशन और बेटर गवर्नेंस। फिर है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इसकी बात करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यहाँ स्टेट एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, लेकिन फाइट के लिए नहीं, डेवलपमेंट के लिए। एग्जांपल, अगर महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु सभी इंडस्ट्री अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो बेटर रोड्स बनाएंगे, बेटर पॉलिसीज़ लाएंगे, सिंगल विंडो क्लियरेंस लाएंगे, है ना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और इस कंपटीशन का बेनिफिट किसको मिलेगा? सिटीजन्स और इन्वेस्टर को, है ना। हेल्दी कंपटीशन गवर्नेंस को इम्प्रूव कर। हाँ, तो इसमें ये है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या है कि इसमें जैसे डिफरेंट स्टेट अगर कॉम्पीट करेंगे तो वो डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उससे क्या होगा कि स्टेट का डेवलपमेंट होगा और उसके फ़ायदे किसको मिलेंगे? वहाँ के सिटीजन्स को मिलेंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं फेडरलिज्म एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसका मतलब कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है, लेकिन इंडिया के फेडरल कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। सेंटर और स्टेट के बीच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। ये प्रिंसिपल स्पेशली एसआर बोमाई केस 1994 में स्ट्रांगली रीइंफोर्स हुआ, है ना। तो अब एसआर बोमाई केस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस जजमेंट ने ना आर्टिकल 356 के मिसयूज़ पर इम्पॉर्टेंट लिमिट लगाई। कोर्ट ने कुछ मेजर प्रिंसिपल दिए। पहला कि फेडरलिज्म इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सेकंड कि प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी प्रेसिडेंस रूल लगा दिया गया तो कोर्ट उस डिसीजन को एग्जामिन कर सकते हैं। थर्ड है कि अगर डाउट हो कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी है या नहीं तो मेजॉरिटी का टेस्ट राजभवन में नहीं, असेंबली फ्लोर पर होगा, और इसे ना हम कहते हैं फ्लोर टेस्ट प्रिंसिपल। फोर्थ है, कोर्ट ने ये भी रीअफर्म किया कि सेक्युलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस जजमेंट ने आर्बिट्री यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 को काफ़ी हद तक कह सकते हो कंट्रोल किया। अब ना कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज़ की बात करते हैं। सबसे पहला सेंट्रलाइजेशन। तो कई इंपॉर्टेंट पावर ना सेंटर के पास हैं, कभी कभी स्टेट को लगता है कि उनकी ऑटोनॉमी कम हो रही है। दूसरा है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। बहुत से स्टेट ना ग्रांट और टैक्स डिवॉल्यूशन पर डिपेंड करते हैं और इसलिए फिजिकल ऑटोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। आर्टिकल 356 की बात करें तो आज मिसयूज़ काफ़ी कम हुआ है, लेकिन हिस्टोरिकली प्रेसिडेंट रूल को लेकर कंट्रोवर्सीज रही है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट की बात करें जैसे कि रिवर वाटर डिस्प्यूट, बाउंड्री डिस्प्यूट, रिसोर्स शेयरिंग, ये सब भी है। कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी रहे, डिफरेंसेस भी रहे कि अगर सेंटर और स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टी हो तो कोऑर्डिनेशन ना कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप की अगर हम बात करें
तो कभी यूनियन और स्टेट एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलैप करती है, जिससे ना कन्फ्यूजन और डिले हो सकता है। तो अब कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। तो आज इंडियन फेडरेशन और मैच्योर हो रहा है। इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जैसे स्ट्रॉन्ग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन बढ़ रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म आ रहा है, फिजिकल फेडरलिज्म आ रहा है ना, टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस आ रही है, ग्रेटर रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन जैसे कि जीएसटी काउंसिल, नीति आयोग, इन सब के बढ़ रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ भी हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि बेटर गवर्नेंस होना चाहिए सिटीजन्स के लिए। सो इफ़ वी कंक्लूड, तो आज का फाइनल टेक अभी यही है कि इंडियन फेडरलिज्म ना एक डायनेमिक सिस्टम है। कभी कोऑपरेशन होता है तो कभी कंपटीशन, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमेशा एक ही है, नेशनल यूनिटी के साथ रीजनल ऑटोनॉमी का बैलेंस मेंटेन करना। ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, जो लक्ष्मीकांत का चैप्टर 15 होगा। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।